अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, खैर मकदम है आप सबका कैरियर में टाइम पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे नावल के बारे में। ठीक है, उर्दू में जो कहानी लिखने का अंदाज़ है, दास्तान है, अफ़साना है, नावल है, नावलट है, मुख्तसर अफ़साना है, उसमें एक ख़ास सिन्फ़ है नावल है। ठीक है, उर्दू अदब की कहते हैं कि ख़ास जो है अहम शाख कह सकते हैं नावल को। शाख के माने क्या होता है? डाली, जैसे फूल का पेड़ होता है ना, तो उसमें जो डाली होती है उसको शाख कहते हैं। ठीक है, तेरी याद शाख गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। ये नावल लफ्ज़ लिया कहाँ से गया? जो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, जो नया नया वर्ड आता है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी लैंग्वेज से लिया गया होता है या चुराया गया होता है, आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं। तो यूरोप का एक शहर है, एक देश है जिसका नाम है इटली। इटली में से का एक नोवेला वर्ड है, इटली में एक वर्ड यूज़ होता था नोवेला, उसको यूज़ किया। ठीक है, तो उस लफ्ज़ को कहते हैं इतालवी, उर्दू में कहते हैं इतालवी, नोवेला से बना है। तो नावल लफ्ज़ किससे बना है? तो नोवेला से लिया गया, जिसके क्या माने होते हैं? नया होता है। ठीक है, सवाल एग्जाम में ये पूछेगा कि नावल किस लफ्ज़ से बना है? तो नोवेला से बना है। ये क्या है? हमारे उर्दू अदब की ख़ास शाख है। नावल क्या है? इसके ज़रिए हम ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात को बतलाता है। कौन? नावल आईनादार होती है। ठीक है, ये मगरबी अदब की देन है। मगरबी अदब क्या होता है? हमने कई बार बताया आपको कि जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब जो कंट्रीज़ है, वहाँ जो कहानियाँ चलती थी, जो उनकी स्टोरी में, जो फ्रेंच में होता था, जो जर्मन में होता था, जो स्पेनिश में जो कहानी होती थी, उसको हमारे उर्दूदान लोगों ने क्या किया? उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। तो उसकी वजह से जो है हमारे उर्दू में कहीं न कहीं नावल का या क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज का ख़ज़ाना कहीं न कहीं आने लगा। ठीक है? अगर कोई आसान लफ्ज़ में पूछे कि नावल है क्या? तो हम कह सकते हैं कि नावल हमारी ज़िंदगी क्या है? माहौल और रोज़मर्रा के मामलात के बारे में बतलाती है। जो हमारी ज़िंदगी, जैसे जो हम जी रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो माहौल है, हम अपने घर में कैसे रहते हैं, वहाँ रोज़मर्रा यानी सवेरे उठना, खाना-पीना, मुँह हाथ धोना, खाना-पीना, नाश्ता करना, तालीम हासिल करना, जॉब करना। तो ये कह रहा है कि नावल जो है उसकी आईनादार होती है। आईनादार, आईना में क्या करते हैं आप? अपनी शक्ल देखते हैं, अपना थोबड़ा देखते हैं। ठीक है? फुसरी तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है? आईनादार का मतलब होता है जो चीज़ आप में होगी वही चीज़ आपको दिखलाया जाए। आईना क्या करेगा? जो चीज़ आपको में सामने है वही चीज़ तो दिखलाएगा। तो नावल क्या होती है? जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है या हमारे माहौल में जो हो रहा है, यानी रोज़मर्रा में, डेली लाइफ़ में हम जो कर रहे हैं, उसको इंडिकेट करता है, उसको बतलाता है। किसमें? नावल। ठीक है? तो रोज़मर्रा के मामलात को दिखलाने वाली कोई चीज़ है, कोई सिन्फ़ है, तो उसको नावल कह सकते हैं, एक लाइन में। ठीक है? अब एक स्कॉलर्स हैं, ठीक है? तो स्कॉलर्स, कई स्कॉलर्स ने डेफ़िनेशन दिया। तो एक ब्रिटेन की स्कॉलर है, मोहतरमा है, बरतानिया की, तो उसने जो डेफ़िनेशन दिया कि नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है, जिस ज़माने में वो लिखा जाए। यानी जिस ज़माने में नावल लिखा जा रहा है, जैसे अभी हम नावल लिख रहे हैं, तो अभी 2022 है, ठीक है? तो इस ज़माने का जो नावल होगा, ठीक है? तो इस ज़माने की ज़िंदगी और जो हमारी सोसाइटी, आज का जो हमारा माशरा है, उसकी सच्ची तस्वीर को आपको बताना है। वो तस्वीर चाहे तहरीरी शक्ल में हो, चाहे तस्वीरी शक्ल में हो। तहरीरी शक्ल का मतलब कि जो हालात हो रहे हैं, हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही, घटनाएँ हो रही, जो वाक़यात हो रहा है, उसको हमने कहानी में लिख दिया, तो तहरीर हो गया। इसी को हमने फ़िल्म बना दी या तस्वीर की शक्ल में दिखला दिया, तो क्या हो गया? तस्वीर हो गया। तो नावल क्या करता है? हमारी ज़िंदगी के और माशरत मतलब समाज, सोसाइटी, उसकी तस्वीर को बयान करता है, ठीक है? रोज़मर्रा के मामलात को बतलाता है। जैसे आप देखिए, बॉलीवुड देखिए, आप पाकिस्तान की सीरियल देख लीजिए, तो क्या है ये? वहाँ का जो हालात है। हॉलीवुड देखिए, तो हॉलीवुड का जो हालात है, वहाँ की जो सोसाइटी है। तो ऐसी तरह आप देखिए, साउथ की मूवी देख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो वहाँ के हालात को बतलाता है। तो नावल क्या करता है? अपनी ज़िंदगी, माशरत और से को क्या करता है वो? उसको बतलाता है, ठीक है? और नावल जो लिखता है उसको नावल निगार कहते हैं। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद जो हकीकी ज़िंदगी है, हम जो रियल लाइफ़ में जी रहे हैं, उसके माहौल की, उस माहौल की तर्जुमानी करना। कैसे करना? सच्चे तौर पे करना, बनावटी नहीं करना, उसमें कोई मिलावट नहीं करना। जो हमारे साथ हो रहा है, उसको आपको बतला देना है। किसमें? नावल में बतला देना है। ये काम, ये ज़िम्मेदारी होती है नावल निगार की, ठीक है? जैसे हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी, जैसे बहुत सारी मूवी बनी है, इस पे धोनी पे बनी है, सचिन तेंदुलकर पे बनी है, मैरी कॉम पे बनी है, बॉक्सर पे मूवी बनी है, ठीक है? तो उसकी ज़िंदगी को, उसके माशरे को, उस माहौल को कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें कौन बतलाता है? नावल बतलाता है। अब सवाल ये है कि जो नावल लिखेगा, नावल निगार होगा, वो नावल को लिखेगा कैसे? पहले चीज़ें कैसे आएगी, ठीक है? उसको सिस्टमैटिकली ढंग से कैसे बयान करेंगे? जैसे आप ही लोग कपड़ा पहनते हैं, फिर धो-धा के उसको खरीदने से रखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो नावल, एक अच्छा नावल कैसे होगा? उसको ढंग ढंग से कैसे लिखेंगे? जुज़्व की जमा होती है अज्ज़ा, यानी उसके नावल का जो पार्ट होगा उसको तरतीब कैसे देंगे? उसको बोलते हैं अज्ज़ाए तरकीबी। तो उसमें कई चीज़ होती है। अब इसमें जो 10वीं में देखेंगे तो पहली चीज़ प्लॉट बताते हैं, ठीक है? 10वीं में, और बड़ी किताबें देखेंगे तो उसमें किस्सा भी बतलाते हैं। इसमें नहीं है, तो 10वीं को सामने रख के हमने बनाया है वीडियो, ठीक है? ये ऑडियो। तो ये देख लीजिए, पहली चीज़ है कि नावल का पहली चीज़ क्या हुआ? त त इसमें प्लॉट होगा।
और प्लाट जो है 2 तरह का होता है, कह सकते हैं उसको। उसमें एक आसान सा प्लाट होता है और एक और थोड़ा-सा मुश्किल प्लाट भी होता है। तो प्लाट में क्या होगा कि उसमें ये होगा कि जैसे कोई भी चीज़ें घटना घट रही है, तो उसको आप तरतीब से बतलाइए। पहले ये चीज़ होगी, जैसे हीरो है तो फ़िल्म में पहले बच्चा है, अब वो जवान होगा, फिर तालीम हासिल करेगा, फिर कुछ करेगा। तो प्लाट सिस्टमैटिकली ढंग से होना चाहिए सारी चीज़ें। ये नहीं कि कुछ पहले बचपन का दिखा दिए, फिर जवानी का कुछ और दिखा दिया, फिर बुढ़ापा कुछ और दिखा दिया, ऐसे नहीं होगा, बल्कि तरतीब से बयान करते हैं, किसमें? प्लाट में। दूसरी चीज़ है किरदार। जो नावल लिखता है तो उसमें किरदार तय करता है, किस पे होगा? सास-बहू पे होगा, किसी और चीज़ पे होगा, तो किरदार तय होता है कि उसमें जैसे आप देखिए तारे ज़मीं पे एक फ़िल्म है, तो उसमें आमिर खान ने एक किरदार जो है किरदार अदा किया है, कह सकते हैं टीचर का। एक बेहतरीन टीचर कैसा है? एक बच्चा जो अबनॉर्मल होता है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से समझ नहीं आता, तो उसका किरदार निभाया है। तो किरदार में ये देखा जाएगा, और बच्चा उस फ़िल्म का मरकज़ है, मरकज़ी किरदार है। कैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लिखने में, उस पे फ़िल्म बनाई। तो ये जो नावल निगार होता है वो किरदार तय करता है कि किरदार कैसा होगा। उसी आमिर खान को देख लीजिए, इसमें धूम 3 में डॉन का रोल कर लिया है। तो नावल निगार क्या करता है? किरदार तय करता है कि किरदार कैसा होगा, कि कौन कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें किसमें तय होती है? किरदार में तय होती है। माहौल माहौल जैसे आप पाकिस्तान का सीरियल देख लीजिए, खुदा और मोहब्बत, पूरे माहौल को, वहाँ के माहौल को दिखलाया, इश्क मोहब्बत का माहौल दिखाया है। ठीक है? हॉलीवुड देखिए तो वहाँ का माहौल दिखाएगा, बाप-बेटा बैठ के शराब पीता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं दिखाएगा, ठीक है? फिर बॉलीवुड में कुछ अलग दिखाएगा और साउथ की मूवी में कुछ अलग दिखाएगा। तो जो नावल निगार होता है वो अपने माशरे, अपने समाज के माहौल को बतलाता है, ठीक है? मकालमा क्या होगा कि वो चीज़ें बातचीत कैसे करेगी, होगा का नावल में, गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा होगा, ये मकालमा में आ जाता है। जज़्बात निगारी में देखिए आप, मूवी देखिएगा अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कभी-कभी देखिएगा कि हिंदी मूवी में कि कोई आदमी मरा हुआ है, अब उसको देखिए एक तरफ कैमरा शो करेगा किसको? मूर्ति को शो करेगा, बुत को, भगवान को, दूसरी तरफ मुर्दे को, और दोनों में जान आ जाती है, ठीक है? देखेंगे मुर्दा इंसान ज़िंदा हो जाता है या गोली निकल जाती है, वो अच्छा हो जाता है। कई इमोशन को दिखला रहा है, ठीक है? जैसे मैरी कॉम का दिखलाया, किसी और का दिखलाया, तो इंसान का क्या इमोशन जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, इंसान का इमोशन जुड़ा हुआ है मुक्केबाज़ी से, इंसान का इमोशन जुड़ा हुआ है टेनिस से। तो उसपे उसको कहते हैं जज़्बात निगारी। तो नावल निगार क्या करता है? जो आपका इमोशन है मोहब्बत को लेकर के, तो मोहब्बत के जज़्बात को वो बिखेर देगा, उसको बयान कर देगा और उसको दिखला देगा, तो उसको कहते हैं जज़्बात निगारी। फ़लसफ़ा क्या होता है? फ़लसफ़ा को इंग्लिश में फ़िलॉसफ़ी कहते हैं, जिसके माने होते हैं अक्लमंदी से मोहब्बत, फ़िलियो और सोफ़िया से बना है। हयात के माने होते हैं ज़िंदगी, और फ़लसफ़ा को हिंदी में दर्शन कहते हैं। यानी फ़लसफ़ा का मतलब सीधे-सीधे होता है कि सोचने का तरीका। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप कहेंगे पढ़ना चाहिए। फिर हमसे आपसे पूछें कि क्या पढ़ना चाहिए? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ऑथर बनना है, ऑफ़िसर बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है? तो आप बताइएगा कि हमको जो बनना है वो बनना है। तो यानी जो बनना है वो, ये चीज़ कौन तय करे? वो फ़लसफ़ा तय करता है। आपकी सोच आपको बतलाएगी कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस चीज़ को कहते हैं फ़लसफ़ा। ये फ़लसफ़ा जो है अल्लामा इक़बाल ने 150 साल पहले पढ़ा था। उसी फ़लसफ़ा का इस्तेमाल अपनी शायरी में कर दिया था, और जिसकी वजह से उसकी शायरी ऐसी बनी कि आज तक उसका मुकाबला नहीं कर सकी। तो मेन चीज़ होता है ज़िंदगी गुज़ारने के लिए क्या चाहिए? फ़लसफ़ा चाहिए। तो जो नावल निगार होगा उसके फ़लसफ़ा को देखना पड़ेगा। तो उनका फ़लसफ़ा क्या, लोगों को क्या समझाना चाह रहा है? जैसे प्रेमचंद वगैरह, वो उनका फ़लसफ़ा है कि गरीब का मदद करना, इस तरह की चीज़ों को उसने बयान किया अपने नावल में, ठीक है? तो फ़लसफ़ा हयात नावल का अज्ज़ाए तरकीबी में से होगा। छठा नंबर है ज़बान, यानी ज़बान कैसा इस्तेमाल किया? सादा ज़बान है, ज़बान रंगीन है, या उसके अलावा आ जाइए कि मतलब ज़बान कैसा है? वो आसान लफ्ज़ है, या उसमें रूमानी चीज़ों के बारे में बयान किया है, तो उनको वो ज़बान में वो सब आ जाता है, ठीक है? अगर ये सवाल पूछ दे कि नावल निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो मगरबी ममालिक से हुआ, मुल्क की जगह ममालिक, और जब वहाँ औद्योगिक क्रांति आई थी, सनअती इनकलाब आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद शुरू हुआ। तो सवाल ये भी आ जाए एग्ज़ाम में कि नावल के अज्ज़ाए तरकीबी क्या है? तो आप गिना दीजिए, जो भी कभी पूछा कि किरदार क्या है, प्लॉट क्या है, या माहौल क्या है, तो उसी में आ जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे नावल लिखने वालों की बात करेंगे, तो कहते हैं उर्दू को नावल को फ़रोग़ के माने होते हैं तरक्की, यानी बढ़ाने वाला, डेवलप करने वाला, प्रोग्रेस करने वाला। तो उसमें पहला नाम है नज़ीर अहमद का, ठीक है? सरफ़हरिस्त का माने होता है कि जब हम फ़हरिस्त बनाएँगे, लिस्ट बनाएँगे कि उर्दू नावल को किन लोगों ने फ़रोग़ दिया, तो सबसे पहले नाम आएगा डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम आएगा, ठीक है? तो उन्होंने जो लिखा था, नावल लिखा था, उसमें पहला नावल है मिरातुल उरूज़ के नाम से, ठीक? उर्दू का पहला नावल करार दिया गया, डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था मिरातुल उरूज़। उसके अलावा भी लिखा उन्होंने 6 नावल लिखा है। इसके अलावा और भी नावल निगार हैं, ठीक है? तो ये सवाल एग्ज़ाम में पूछेगा। और पूछ दिया कि उर्दू का पहला नावल कौन है, तो आप लिख देंगे मिरातुल उरूज़। या पूछ देगा कि नज़ीर अहमद ने सबसे पहले किसने लिखा उर्दू का पहला नावल, तो नज़ीर अहमद ने। या मिरातुल उरूज़ के मुसन्निफ़ कौन है, तो भी नज़ीर अहमद आप दे देंगे, ठीक है? इसके अलावा और कौन से लोग हैं? शाद अज़ीम आबादी है, उसके अलावा हाली हैं, हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ हाली, ठीक है? तो ये सब याद कर लीजिएगा आप, एग्ज़ाम में आ जाएगा।
ये मिरातुल उरूस जो उन्होंने नज़ीर अहमद ने लिखा था, तो वो उनकी तस्वीर है आपके सामने। एक और है तस्वीरें जो थी मिरातुल उरूस के नाम से, तो ये सब किसने लिखा है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने, उसकी तस्वीर आपके सामने। और वो शाद अज़ीम आबादी ने लिखा था सूरतुल ख़याल। ख़याल के माने होते हैं सोच, सूरत मतलब शक्ल, फॉर्मेट। तो सूरतुल ख़याल के माने कि आपकी जो ख़याल है, आपकी जो सोच है, उसका फॉर्मेट कैसा है। नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस भी लिखा, उसके अलावा 6 नावल लिखे, वो ज़्यादा डिटेल में सवाल नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, इतना ही काफ़ी है। और सूरतुल ख़याल किसने लिखा? तो शाद अज़ीम आबादी ने लिखा है, ठीक है। एक और नावल निगार है, तो वो उन्होंने औरतों के बारे में ज़्यादा लिखा है, पता नहीं क्या चक्कर है, औरतों के बारे में खाली लिखते हैं, ठीक है। पूरा नाम क्या है उसका? अल्ताफ़ हुसैन हाली, लेकिन शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ है हाली। तो पहला उसने लिखा है मजालिसुन निसा, मजलिस की जगह मजालिस। और कुरान में सूरह निसा, औरतों के हुकूक के बारे में दे रखा है सारी डिटेल से कुरान में। निसा के माने होते हैं औरत, ठीक है। मजालिसुन निसा, औरतों की मजलिस। सर रशीदतुन निसा, रशीद के माने शायद कामयाब के होते हैं, तो शायद उन्होंने उनकी नज़र में जो कामयाब औरतें रही होंगी उनके बारे में तफसील उन्होंने बयान किया है, ठीक है। और तीसरा उन्होंने लिखा इस्लाहुन निसा, कि कैसे औरतों की इस्लाह किया जाए। इस्लाह के माने तो सुधार करना, तो वो उन्होंने बयान किया है चीज़ों में। उसके अलावा और भी लोग हैं, अब्दुल हलीम हैं, पंडित रतन नाथ हैं, ठीक है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा है, ये सवाल पूछता है एग्ज़ाम में कि उमराव जान किसने लिखा है? तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा है, और बहुत बेहतरीन किस्म का लिखा उन्होंने, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर और पंडित रतन नाथ वगैरह जो है, लोग तारीख़ वगैरह के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हिस्ट्री वगैरह के बारे में, और तहज़ीब और सक़ाफ़त के बारे में भी को उन्होंने ख़ास मैदान बनाया है। उसके अलावा उर्दू दुनिया का एक बेमिसाल इंसान है प्रेमचंद, ठीक है। तो गवदान लिखा उन्होंने, और गवदान में एक ऐसे फैमिली की कहानी लिखा उन्होंने, और गवदान और मैदान अमल, जो पूरी ज़िंदगी मुसीबत उठा के क्या करता है? पैसा जमा करता है, और आखिर में क्या करता है वो? गाय दान कर देता है, गाय जमा करता है पैसा, गाय खरीदता है, वो गाय ब्राह्मण को दान कर देता है। तो प्रेमचंद ने उसी पे फ़ोकस किया कि मैदान अमल मतलब कि कैसा आपका मैदान में कैसा अमल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सज्जाद ज़हीर ने एक किताब लिखा है, एक नावल लिखा है, लंदन की एक रात। तो ये सारी चीज़ें सवाल पूछे एग्ज़ाम में कि लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ कौन है? तो सज्जाद ज़हीर है। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी रही हुई तो इंशाल्लाह उसमें सुधार किया जाएगा। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उस तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो एग्ज़ाम से पहले एक सही कंटेंट मिल जाए बच्चों को। मैंने बतला ही दिया कि सवाल एग्ज़ाम में कैसे-कैसे आएगा, वो चीज़ें आपने देख ही लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पूछ सकते हैं नज़ीर अहमद के बारे में, तो नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के बारे में अलग से हम बयान कर देंगे। और जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है वो सारी चीज़ें आई थिंक हो गई, इसमें कवर हो गई है। तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, 1-2 बार सुन लीजिएगा ध्यान से, ऑडियो भी है काफ़ी है, या देखना हो तो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है, इतनी औकात ही नहीं है उसकी। इतना कर लीजिए, इंशाल्लाह सवालात यहीं से आएँगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पढ़ते रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।